हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर्स जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 2 जिसका पार्ट है 3। तो वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है 2 बुनियादी अवधारणाएं और सिद्धांत, जिसमें हम कर रहे हैं समन्वय, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? समन्वय या तालमेल प्रशासन का एक अनिवार्य अंग होता है। मूनी के अनुसार समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है और इसमें वे सभी सिद्धांत शामिल हैं जो इसके अधीन हैं और जो इसके जरिए कार्य करते हैं। लेकिन समन्वय महज एक जरिया है, न कि स्वयं लक्ष्य है। न्यूमैन कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह तालमेल कोई अलग गतिविधि नहीं है बल्कि एक नियति है जो प्रशासन के सभी चरण में व्याप्त होनी चाहिए। कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक नियति है जो प्रशासन के सभी चरणों में जरूरी होनी ही चाहिए। इसका अर्थ है, समन्वय का क्या अर्थ है? तालमेल के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही निहितार्थ होते हैं, यानी दोनों ही इसमें निहित होते हैं। सकारात्मक रूप में इसका अर्थ है किसी संगठन के व्यक्तियों और इकाइयों के बीच सहयोग और टीम वर्क पैदा करना। समन्वय का सकारात्मक क्या अर्थ है कि किसी भी संगठन में व्यक्तियों और इकाइयों के बीच सहयोग और टीम वर्क पैदा करना। नकारात्मक रूप में इसका अर्थ है किसी संगठन के व्यक्तियों या इकाइयों के बीच विवादों, अनिरंतरताओं, झगड़ों, परस्पर दुराव और एक दूसरे को काटते उद्देश्यों पर काम करने को समाप्त करता है। परिभाषा, डेफिनेशन, तो किन राइटरों ने डेफिनेशन दी है समन्वय की? तो डब्ल्यू एच न्यूमैन कहते हैं कि तालमेल काम को पूरा करने की उचित मात्रा, समय और निर्देशन को देने के लिए किए गए प्रयासों का क्रमबद्ध रूप से समकालीन बनाना है, जिसका परिणाम कथित उद्देश्य के लिए सामंजस्यपूर्ण और एक रूप कार्यों में सामने आना है। जी.आर. टेरी कहते हैं कि समन्वय अंगों का एक दूसरे के साथ व्यवस्थापन और अंगों की कार्य और गतिमानता का समय में व्यवस्थापन है ताकि प्रत्येक अंग संपूर्ण नतीजे में अपना सर्वाधिक योगदान दे सके। ये कौन कहते हैं? तो जी.आर. टेरी कहते हैं। एल.डी. वाइट कहते हैं समन्वय वह प्रक्रिया है जो अलग संगठकों को शक्तियों और प्रभाव की एक संश्लिष्ट रचना पर संकेंद्रित करती है, जो परस्पर स्वतंत्र तत्वों को साथ काम करने योग्य बनाती है। जे.सी. चार्ल्सवर्थ कहते हैं कि समन्वय किसी उपक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तमाम अंगों को एक व्यवस्थित संपूर्णता में जोड़ता है। जे.डी. मूने कहते हैं समन्वय एक समान लक्ष्य की पूर्ति के प्रयास में कार्यों की एक रूपता लाने के लिए सामूहिक प्रयास का क्रमबद्ध व्यवस्थापन है। कौन कहता है? जे.डी. मूने। सैकलर हडर्सन कहते हैं कि समन्वय काम के विविध अंगों में अंतर्संबंध स्थापित करने का बेहद महत्वपूर्ण कर्तव्य है। क्या कहते हैं सैकलर हडर्सन? कि समन्वय जो है वो काम के विविध अंगों में अंतर्संबंध स्थापित करने का बेहद महत्वपूर्ण कर्तव्य है। उपरोक्त परिभाषाएं ये साफ कर देती है कि तालमेल आपसी सहयोग से कहीं अधिक बड़ा है। जो तालमेल है वो क्या है? आपसी सहयोग से कहीं अधिक बड़ा है। कि अगर हम किसी जगह काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक दूसरे से तालमेल बिठाना ज़्यादा है। सहयोग तो
कोई भी कर सकता है, अगर तालमेल रहेगा तो वो अच्छे से कार्य हो पाएगा। तो उपरोक्त परिभाषा में हमने क्या जाना कि तालमेल आपसी सहयोग से कहीं अधिक बड़ा है। टेरी के अनुसार तालमेल प्रयासों में मेल बिठाना है, जबकि आपसी सहयोग एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ एक समान लक्ष्य की ओर उठाया गया सामूहिक कदम है। प्रकार क्या है समन्वय का? तालमेल इस प्रकार वर्गीकृत है, आंतरिक और बाहरी। किस प्रकार है? आंतरिक और बाहरी। आंतरिक समन्वय का नाता एक संगठन में काम कर रहे व्यक्तियों की व्यक्तिगत गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाने से है। इसे कार्यात्मक समन्वय के रूप में जाना जाता है। बाहरी समन्वय का सरोकार विभिन्न सांगठनिक इकाइयों की गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाने से है। इसे संरचनात्मक समन्वय के रूप में जाना जाता है। सेकंड है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समन्वय। ऊर्ध्वाधर तालमेल का नाता एक खंड और दूसरे खंड, एक शाखा और दूसरी शाखा, एक प्रभाग दूसरे प्रभाग, एक विभाग और दूसरे विभाग की गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाने से है। क्षैतिज समन्वय का सरोकार एक अफसर और उसके कर्मचारी, एक शाखा, एक प्रभाग, एक विभाग के बीच तालमेल बिठाने से है। प्रक्रियात्मक और मौलिक, यह श्रेणीकरण हर्बर्ट ए साइमन ने प्रतिपादित किया है। प्रक्रियात्मक समन्वय की मिसाल स्वयं संगठन की संरचना से मिलती है, जो अपने संगठनों के बीच के औपचारिक संबंधों के तरीकों को निर्धारित करती है। मौलिक तालमेल का सरोकार संगठन की गतिविधियों की अंतःवस्तु से है। महत्व क्या है इसका? इम्पोर्टेंस, निम्न कारणों से तालमेल संगठन के सुचारू और सफल रूप से काम करते रहने के लिए अनिवार्य है। पॉइंट है इसके, संगठन के कार्य के कामों में टकराव और दोहराव से बचना है। ये खर्च को कम बनाए रखना सुनिश्चित करता है। सेकंड पॉइंट है कर्मचारियों के बीच अपने काम को बेहद महत्व देने और दूसरे काम को हल्का दिखाने की प्रवृत्ति को कम करता है, कि ये जरूरी नहीं कि हमारा ही काम ज़्यादा है, दूसरे काम भी वो कर सकता है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि दूसरे काम को हल्का दिखाने की प्रवृत्ति को कम करता है। थर्ड है साम्राज्य निर्माण की प्रवृत्ति से बचना, यानी अपनी गतिविधियों को ज़्यादा ताकत हासिल करने के लिए विस्तृत करने की प्रवृत्ति से बचना है। फोर्थ पॉइंट है विशेषज्ञों के संकीर्ण परिप्रेक्ष्य को दुरुस्त करना, जो काम के अलग और विशिष्ट हिस्सों में लगे होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सांगठनिक इकाइयों की बढ़ती संख्या की जरूरतों को पूरा करना। तकनीकें, क्या टेक्निक्स है? तालमेल की तकनीकें या तरीके निम्न हैं। सबसे पहला है योजना बनाना। सेकंड है संस्थागत साधन या अंतर्विभागीय बैठकों, सम्मेलनों, कमेटियों, स्टाफ इकाइयों, समन्वय अधिकारियों इत्यादि जैसे सांगठनिक साधन। थर्ड पॉइंट है आवेदनों, नियमावलियों और नियमों जैसी प्रक्रियाओं और पद्धतियों का मानकीकरण करना। फोर्थ पॉइंट है केंद्रीकृत गृह कार्य एजेंसियां जैसे आपूर्ति के निर्देशक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इत्यादि। फिफ्थ पॉइंट है मौखिक और लिखित संचार। सिक्स्थ पॉइंट है कर्मचारियों के बीच संस्थागत भावना का प्रसार। सेवन पॉइंट है वित्त मंत्रालय आदि के साथ परामर्श, संदर्भ और भुगतान। 8 पॉइंट है सांगठनिक उच्च नीच क्रम और स्केलीय श्रृंखला, जो मूनी के अनुसार तालमेल की सार्वभौमिक प्रक्रिया को गठन करती है। पग उपरोक्त
औपचारिक साधनों के अलावा तालमेल के कई अनौपचारिक तरीके भी हैं, जैसे व्यक्तिगत संपर्क, रात्रि भोज, कॉकटेल पार्टियां, पार्टी व्यवस्था आदि अन्य। सैद्धांतिक योगदान। लूथर गुलिक वे मानते हैं कि जब कार्यों के उपविभाजन से बचा नहीं जा सकता तब तालमेल अनिवार्य बन जाता है। उनके अनुसार तालमेल का अर्थ है कार्य के विभिन्न अंगों के बीच अंतर संबंध स्थापित करना। उनकी राय है कि आकार और समय तालमेल के विकास में सीमाएं खड़ी करने वाली प्रमुख शक्तियां हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि तालमेल कोई ऐसी वस्तु नहीं जो संयोग में से विकसित हो जाए, इसे बुनियादी, जोरदार, निरंतर और संगठित प्रयास से ही हासिल किया जा सकता है। निम्नलिखित 2 रास्ते गुलिक द्वारा तालमेल हासिल करने के लिए बताए गए हैं। कितने रास्ते बताए गए हैं गुलिक के द्वारा? तो 2 रास्ते बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है संगठन, यानी सांगठनिक उच्च नीच क्रम द्वारा कार्य के विभिन्न अंगों को जोड़ना। सेकंड है एक विचार का प्रभुत्व, अर्थात संगठन में साथ काम कर रहे लोगों के दिमाग में एक समान उद्देश्य को बैठाना। MP फॉलेट कहते हैं, उनका मानना है कि तालमेल प्रबंधन का मर्म है। तालमेल क्या है? प्रबंधन का मर्म है। उनके अनुसार तालमेल का अर्थ है विभिन्न अंगों की सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था। उन्होंने तालमेल में 4 पहलुओं पर जोर दिया है। सबसे पहला है तालमेल एक स्थिति के सभी कारकों को जोड़ने और उनके बीच के अंतर्संबंधों पर विचार करने के रूप में। सेकंड पॉइंट है सांगठनिक पदानुक्रम में स्थिति से असंबद्ध सीधे संपर्क द्वारा तालमेल। थर्ड पॉइंट है शुरुआती चरणों में तालमेल, यानी नीति निर्माण के चरण में ही संबंधित लोगों को शामिल कर लेना है। फोर्थ पॉइंट है निरंतर प्रक्रिया के रूप में तालमेल, यानी योजना से गतिविधि और गतिविधि से आगे की योजना तक। J.D. थॉमसन कहते हैं, उन्होंने संगठन में 3 प्रकार की परस्पर निर्भरता की पहचान की है। उनके हिसाब से कौन से 3 प्रकार है? तो पहला है संग्रहित अंतर्निर्भरता। थॉमसन के अनुसार एक संगठन की अनेक एकदम स्वायत्त इकाइयां हो सकती है, मगर संपूर्ण सांगठनिक कामकाज ऐसी इकाइयों के कुल प्रदर्शन पर निर्भर है। सेकंड पॉइंट है क्रमिक अंतर्निर्भरता। एक संगठन की इकाई इस तरह से संगठनित होती है कि एक इकाई का परिणाम दूसरी इकाई का निवेश बन जाता है। थर्ड पॉइंट है परस्पर अंतर्निर्भरता। किसी संगठन की इकाई इस तरह संगठित होती है कि हर इकाई के परिणाम दूसरी अन्य इकाइयों के लिए निवेश बन जाते हैं। उपरोक्त 3 अंतर्निर्भरताओं को जोड़ने के लिए थॉमसन ने 3 प्रकार की तालमेल तकनीकें बताई हैं। सबसे पहला है मानकीकरण, सेकंड है योजनानुसार तालमेल, थर्ड है परस्पर व्यवस्थापन द्वारा तालमेल। हॉलैंड क्विडलैंड कहते हैं कि इनकी तनाव विचारधारा कहती है कि किसी संगठन में अधिकार क्षेत्र और विभिन्न इकाइयों के कार्यक्रम में विरोधों को पैदा करने के लिए सोची समझी योजना बनाई जानी चाहिए। ऐसे अंतर्दृढ़ संगठन में जनहित के मुद्दों को केंद्रित कर देते हैं जो अन्यथा दब जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने कार्य के सुचारूपन को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण तालमेल प्राप्त करने हेतु संगठन की संरचना निर्माण का विरोध किया।
मैकफार्लैंड कहते हैं उन्होंने तालमेल हासिल करने के 4 रास्तों का सुझाव दिया है। कौन कौन से हैं? स्पष्टीकारक, प्राधिकार और जिम्मेदारी। सेकंड है जांच और पर्यवेक्षण। थर्ड है प्रभावी संचार की सहायता और फोर्थ है नेतृत्व के जरिए तालमेल। ये किसने बताए हैं 4 पॉइंट? तो मैकफार्लैंड ने बताए हैं। समन्वय की सीमाएं या बाधाएं क्या हैं? तो लूथर गुलिक के अनुसार तालमेल प्राप्त करने में निम्न कारक सीमाएं खड़ी करते हैं। कौन कौन सी है? तो सबसे पहला है व्यक्तियों और समूह के भावी व्यवहार की अनिश्चितता। सेकंड है नेताओं के बीच ज्ञान, अनुभव, विवेक और चरित्र की कमी और उनके भ्रमित और परस्पर विरोधी विचार और उद्देश्य। थर्ड पॉइंट है प्रशासनिक कौशल और तकनीकों की कमी। फोर्थ पॉइंट है शामिल परिवर्ती कारकों की भारी संख्या और विशेष रूप से मनुष्य के जीवन के बारे में मानवीय ज्ञान की अपूर्णता। फिफ्थ पॉइंट है नए विचारों और कार्यक्रमों को विकसित, विचारित और बेहतर बनाने और अपनाने के लिए उचित पद्धतियों की कमी। स्केलर हेडरसन ने निम्न बाधाओं को शामिल किया है। कौन कौन सी बाधाएं हैं? तो सबसे पहला है लोक प्रशासन के आकार और जटिल में भावी वृद्धि। सेकंड है व्यक्तित्व और राजनीतिक कारक लोक, और थर्ड है लोक प्रशासन के संबंध में विवेकवान और ज्ञानी नेताओं की कमी। फोर्थ पॉइंट है लोक प्रशासन का अंतर्राष्ट्रीय आयामों में त्वरित विस्तार। ये हमने पढ़ा समन्वय के बारे में। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अर्थ है, मीनिंग क्या है इसका? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण की मीनिंग क्या है? केंद्रीकरण का अर्थ है प्रशासनिक व्यवस्था के उच्चतम स्तर पर प्राधिकार का संकेंद्रण। वहीं दूसरी ओर विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है प्रशासनिक व्यवस्था के निरंतर स्तरों का प्राधिकार का विसरण। इस प्रकार केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण का मुद्दा प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय निर्माण के क्षेत्र में एक गिर्द घूमता है। इस संबंध में निम्नलिखित परिभाषा पर गौर किया जा सकता है। कौन कौन किसने परिभाषा दी है? तो एल.डी. वाइट कहते हैं सरकार के निम्नतर स्तरों से उच्चतर स्तरों पर प्रशासनिक प्राधिकार के स्थानांतरण की प्रक्रिया केंद्रीकरण कहलाती है। इसका उल्टा विकेंद्रीकरण होता है। हेनरी फ्योल कहते हैं हर वह प्रक्रिया जो अधीनस्थ की भूमिका के महत्व को बढ़ाती है विकेंद्रीकरण है, जो उसे घटाती है वो केंद्रीकरण है। प्रशासन की केंद्रीकृत व्यवस्था में निम्न स्तर जो फील्ड दफ्तर कहलाता है अपने पहल पर काम नहीं कर सकते। उन्हें अपनी अधिकांश समस्याओं को निर्णय लेने के लिए उच्चतर स्तरों जो हेडक्वार्टर कहलाता है को संदर्भित करना पड़ता है। वे केवल लागू करने वाली एजेंसियां होती हैं। दूसरी ओर एक विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ खास मामलों में फील्ड दफ्तर अपनी पहल पर काम कर सकते हैं। उन्हें मुख्यालय या हेडक्वार्टर की सलाह मशवरे के बगैर निर्णय लेने का प्राधिकार मिला होता है कि बिना हेडक्वार्टर के वह अपना निर्णय ले सकते हैं। इस प्रकार विकेंद्रीकरण का सार निर्णय लेने की ताकत फील्ड दफ्तरों को सौंपने में निहित है। पुनः केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का उल्टा है। इसका अर्थ है एक विकेंद्रीकरण प्राधिकार का केंद्रीकरण। यह शब्द डिसेंट्रलाइजेशन लातीनी भाषा से निकलता है। कौन से शब्द से निकलता है? लातीनी भाषा से निकलता है। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो व्यापक तौर पर कहें तो विकेंद्रीकरण 2 प्रकार का होता है, राजनीतिक और प्रशासनिक।
प्रशासनिक विकेंद्रीकरण आगे क्षेत्रीय यानी क्षैतिज, कार्यात्मक यानी ऊर्ध्वाधर विकेंद्रीकरण में विभाजित होता है। सबसे पहला है राजनीतिक विकेंद्रीकरण। यह सरकार के नए स्तरों की स्थापना की बात कहता है, जैसे भारत में स्वायत्त राज्य और कनाडा में प्रांतीय राज्य है। संघीय व्यवस्था में राजनीतिक प्राधिकार केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों में विभाजित होता है, जैसे राज्य में भारत में राज्य सरकारें और कनाडा में प्रांतीय सरकारें हैं। अमेरिका या भारत जैसे संघीय राज्यों में और ब्रिटेन या जापान जैसे एकल राज्यों में स्वायत्त स्थानीय सरकारों का संगठन भी राजनीतिक विकेंद्रीकरण को दिखलाता है। इस प्रकार अमेरिका में नगर सरकारों, भारत में पंचायती राज और निगमों, ब्रिटेन में काउंटी सरकारों, जापान में प्रशासकीय सरकारों की स्थापना राजनीतिक विकेंद्रीकरण की अच्छी मिसालें हैं। क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण अभी हमने पढ़ा राजनीतिक, अब क्या है क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के प्रकार की। इसका अर्थ है उच्चतर अधिकारी यानी हेडक्वार्टर द्वारा क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई फील्ड दफ्तर का गठन। मिसाल के तौर पर भारत में खंडों, जिलों, तालुकों, दायरों इत्यादि की स्थापना। इन्हें विशेष सीमाओं में निर्णय लेने का अधिकार सौंपे गए थे और इस प्रकार वे एक स्वतंत्र तरीके से काम करते थे। थर्ड पॉइंट है कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। कार्यात्मक विकेंद्रीकरण इसका अर्थ है केंद्रीय एजेंसी द्वारा विशेष इकाइयों को निर्णय लेने की शक्ति का सौंपा जाना। मसलन भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड इत्यादि जैसे तकनीकी या पेशेवर निकायों का गठन। उपागम अप्रोचेस क्या है? तो जेम्स डब्ल्यू फैसलर ने विकेंद्रीकरण की अवधारणा के प्रति विभिन्न उपागमों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। सबसे पहला है सैद्धांतिक उपागम। यह विकेंद्रीकरण को ही साध्य के रूप में देखता है, बजाय किसी और लक्ष्य की पूर्ति के साधन के रूप में। यह विकेंद्रीकरण को आदर्शीकरण की शब्दावली में देखता है, जो यह मानने वाली विचारधारा है कि चीजें दिमाग में सिर्फ विचार के रूप में मौजूद रहती है। सेकंड पॉइंट है राजनीतिक उपागम। यह कहता है कि कार्यात्मक स्वायत्तता के एक समुच्चय के साथ विकेंद्रीकृत इकाइयों की रचना राजनीतिक कारक में संचालित होती है। उदाहरण के लिए हमारे देश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के रूप में पंचायती राज की रचना राजनीतिक रूप से निर्धारित है। थर्ड पॉइंट प्रशासनिक उपागम। ये कहता है कि फील्ड में स्वायत्त प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना प्रशासनिक प्रभाविता के कारक से निर्धारित होती है, बेहतर निर्णय निर्माण और समस्याओं को तेजी से हल करने के कारक से, जैसे राज्य हेडक्वार्टर और फील्ड के बीच क्षेत्रों, खंडों, जिलों, उपखंडों, तालुक और दायरों की रचना करना। फोर्थ पॉइंट है द्वैध भूमिका उपागम। यह विकेंद्रीकरण को फील्ड प्रशासन में परंपरा और परिवर्तन के बीच के द्वंद्व को हासिल करने की पद्धति के रूप में समझता है। तीव्र सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए यह स्थिति निर्देशित उपनिवेशवादी फील्ड प्रशासन का प्रयोग हमारे देश के जिला प्रशासन के क्षेत्र कार्य द्विभाजन को जन्म दे रहा है। केंद्रीकरण के गुण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है यह संपूर्ण संगठन या सर्वाधिक नियंत्रण देता है। सेकंड है यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि सभी कार्य एक तरह से सामान्य नीतियों और सिद्धांतों के अनुसार किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है यह रोजगार और कर्मचारियों, खरीद और आपूर्तियों के प्रयोग आदि को संभालने जैसे मामलों में प्रशासनिक दुरुपयोग को काफ़ी मुश्किल बना देता है। फोर्थ पॉइंट है ये कार्यों के दोहराव
को रोककर प्रशासन में अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करता है। 5th पॉइंट है ये व्यक्तिगत नेतृत्व की सक्रिय भूमिका के जरिए संगठन में गतिशीलता लाने में सहायक होता है। 6 पॉइंट है यह आपात और असंभाव्य स्थितियों के लिए उपयुक्त होता है। 7 पॉइंट है यह संगठन को भौतिक और मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में सक्षम बनाता है और इस प्रकार एक कॉर्पोरेट व्यक्तित्व को विकसित करता है। केंद्रीकरण के दुर्गुण क्या हैं, यानी दुष्प्रभाव क्या है इसके? तो सबसे पहला है यह कदम उठाए जाने में देर करता है, कि कोई सा भी कदम उठाना उसके लिए क्या करता है, देरी करता है, क्योंकि फील्ड अधिकारियों को उच्चतर प्राधिकार से निर्देश लेने पड़ते हैं। सेकंड है ये शिखर पर लकवा और निम्नतर स्तर पर रक्तहीनता के कारण मुख्य कार्यालय पर अत्यधिक भार डाल देता है। थर्ड पॉइंट है ये अधीनस्थों पर तानाशाही पूर्ण नियंत्रण और इस प्रकार प्रशासन के लचीलेपन में कमी की ओर ले जाता है। फोर्थ पॉइंट है ये प्रशासन को गैर जवाबदेही बना देता है, क्योंकि मुख्य कार्यालय स्थानीय स्थितियों और आवश्यकताओं के ज्ञान के बिना काम करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ये प्रशासनिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी में सहायक नहीं होता है। 6 पॉइंट है ये कार्यकारियों की दूसरी पंक्ति के विकास की इजाज़त नहीं देता है। 7 पॉइंट है ये संगठन के विस्तार और विविधीकरण के लिए अनुकूल नहीं होता है। विकेंद्रीकरण, अभी हमने पढ़ा केंद्रीकरण के गुण और दुर्गुण, अब हम पढ़ेंगे विकेंद्रीकरण के गुण और दुर्गुण। तो विकेंद्रीकरण के गुण है, सबसे पहला है ये विलंबों को घटाकर लाल फीताशाही पर लगाम कसकर और तेज कार्यवाही को प्रोत्साहित कर प्रशासनिक प्रभाविकता को बढ़ाता है। सेकंड पॉइंट है ये मुख्य कार्यालय पर बोझ घटाता है और इस प्रकार ऊपर की पंक्तियों को नीति निर्धारक मुख्य समस्याओं की जांच करने इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। थर्ड पॉइंट है ये अधीनस्थों को जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने पर बाध्य कर उसमें संसाधन संपूर्णता और आत्मसम्मान को विकसित करता है। थर्ड पॉइंट है ये अधीनस्थों को जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने पर बाध्य कर उसे संसाधन संपन्नता और आत्मसम्मान को विकसित करता है। फोर्थ पॉइंट है ये प्रशासन को अधिक जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि फील्ड इकाइयाँ स्थानीय स्थिति और आवश्यकताओं के ज्ञान के साथ काम करता है। फिफ्थ पॉइंट है यह प्रशासनिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी में सहायता करता है और इस प्रकार तृणमूल धरातल पर लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। 6 पॉइंट है यह निम्न स्तरों को प्राधिकार को उचित मात्रा में सौंपकर कार्यकारियों की दूसरी पंक्ति को विकसित होने की अनुमति देता है। 7 पॉइंट है ये प्रभावी लक्ष्य के लिए संगठन के विस्तार और वैविध्यीकरण को प्रोत्साहित करता है। 8 पॉइंट है यह विभिन्न इलाकों की बदलती परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के अनुकूलन में सहायक होता है। 9 पॉइंट है ये उच्चतर और निम्नतर स्तरों पर कागजी काम को घटाकर संगठन में संचार के अत्यधिक बोझ की समस्या को कम कर देता है। 10 पॉइंट है इस कार्य प्रतियोगी फील्ड इकाइयों के बीच प्रतिस्पर्धा और मूल्यांकन की तुलनात्मक मान को बढ़ावा देता है। 11 पॉइंट है यह पूरे उपक्रम को किसी अनजान रास्ते पर चलाए बगैर निर्णय लेने और लागू करने में प्रयोग को संभव बनाता है। जे.सी. चार्ल्सवर्थ के अनुसार विकेंद्रीकरण को केवल प्रशासनिक प्रभाविकता के आधार पर ही सभी नहीं ठहराया जाना चाहिए। यानी चार्ल्सवर्थ क्या कहते हैं कि
विकेंद्रीकरण को केवल प्रशासनिक प्रभाविकता के आधार पर ही सही नहीं ठहराया जाना चाहिए। यह सीधे सीधे व्यक्तिगत नागरिक में व्यक्तिगत साम्यता के बोध का विकास करता है। इसे आध्यात्मिक अर्थ भी है, इसके क्या है, आध्यात्मिक अर्थ भी है। अब विकेंद्रीकरण के गुण कौन कौन से हैं? यह पूरे संगठन पर केंद्रीय नियंत्रण को घटाने के कारण विभिन्न इकाइयों की गतिविधियों के तालमेल और सम्मिलन को जटिल बना देता है। सेकंड पॉइंट है, यह विभिन्न स्तरों के बीच संचार को मुश्किल बना देता है और इस प्रकार इसकी प्रभाविकता और प्रामाणिकता को घटा देता है। थर्ड पॉइंट है, यह कामों के दोहराव और केंद्रीय व्यवस्था सेवाओं की कमी के कारण प्रशासन को खर्चीला भी बना देता है। फोर्थ पॉइंट है, ये आपात और अनुमानित स्थितियों से निपटने के लिए अनुपयुक्त नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट है, ये संगठन में विखंडनकारी शक्तियों को बढ़ावा देता है और इस प्रकार सांगठनिक एकीकरण के लिए खतरा है। सिक्स पॉइंट है, यह स्थानीयतावाद और संकीर्णतावाद को बढ़ावा देकर प्रशासनिक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को कमजोर करता है। 7 पॉइंट है, ये भ्रष्टाचार, कुपोषण, भाई भतीजावाद इत्यादि जैसे दुर्व्यवहारों को बढ़ावा देता है। ये चीज हमारे देश में पंचायती राज के कामकाज में देखी जा सकती है। प्रभावी विकेंद्रीकरण। जे.सी. चार्ल्सवर्थ ने विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का सुझाव दिया है। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट है, फील्ड कार्यालयों को मात्र एक केंद्रीय अभिकरण को रिपोर्ट करना चाहिए। जो फील्ड कार्यालय है उसे सिर्फ एक केंद्रीय अभिकरण को रिपोर्ट करना चाहिए। सेकंड है, अधिकार क्षेत्रीय रेखाएं अति सावधानी के साथ खींची जानी चाहिए। जो भी अधिकार रेखाएं हैं वो सावधानीपूर्वक खींची जानी चाहिए। कई फील्ड कार्यालयों में प्रतिक्रियाओं का एक सामान्य मानक रखा जाना चाहिए, यद्यपि उन्हें एक रूप होने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, फील्ड कार्यालय का एक पर्याप्त लचीला भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक ढांचा होना चाहिए जो कि स्थानीय परिस्थितियों के साथ अनुकूलन में सहायक हो। फिफ्थ पॉइंट है, फील्ड कार्यालय को संपूर्ण नीति को प्रभावित करने वाले निर्णय नहीं करने चाहिए, यद्यपि इन्हें कुछ परिस्थितियों में स्वयं निर्णय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 6 पॉइंट है, त्वरित अपील की एक प्रणाली मौजूद होनी चाहिए। 7 पॉइंट है, फील्ड से लेकर केंद्र तक सुझावों का स्वतंत्र प्रवाह होना चाहिए। 8 पॉइंट है, केंद्रीय मुखिया के पास फील्ड गतिविधियों की पूर्ण एक ताज़ा जानकारी के साथ पर्याप्त रिपोर्टिंग और निरीक्षण पद्धति होनी चाहिए। निर्धारक कारक कौन कौन से हैं? तो जेम्स डब्ल्यू फैसलर के अनुसार केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकृत का मुद्दा 4 कारकों से निर्धारित होता है। इनकी व्याख्या निम्नलिखित है। सबसे पहला है जिम्मेदारी का कारक। चूंकि संगठन में हर बात के लिए केंद्रीय एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, इसलिए ये फील्ड दफ्तरों को आसानी से निर्णायक प्राधिकार नहीं सौंपती और उनकी सभी कार्यों को स्वयं निर्देशित और नियंत्रित करना पसंद करती है। इस प्रकार जिम्मेदारी का कारक विकेंद्रीकरण के लिए एक अवरोधक का काम करता है और केंद्रीकरण का पक्षपात लेता है। सेकंड पॉइंट है प्रशासनिक कारक। इसमें एजेंसियों की आयु, नीतियां, पद्धतियों की स्थिरता, फील्ड कर्मचारी की योग्यता, गति एवं अर्थों के लिए दबाव और प्रशासनिक व्यवहार कुशलता शामिल है। उच्चतर स्तर से बराबर संदर्पण पाने वाली नई एजेंसियों के मुकाबले सुस्थापित प्रक्रियाओं और प्रथाओं वाली एक पुरानी एजेंसियां का विकेंद्रीकृत करना आसान है। सांगठनिक नीतियों और पद्धतियों में स्थिरता विकेंद्रीकरण की सहायता करते हैं। फील्ड स्टाफ जितना योग्य होगा
जो फील्ड स्टाफ है वो जितना योग्य होगा विकेंद्रीकरण की ओर उतना ही झुकाव होगा। प्रशासन में गति और अर्थ पर दबाव का भी विकेंद्रीकरण की ओर रुझान होता है। अंत में प्रशासनिक व्यवहार कुशलता जो प्रत्यायोजन की समस्या पर एक पेशेवर दृष्टिकोण है भी विकेंद्रीकरण को प्रभावित करती है। थर्ड पॉइंट है कार्यात्मक कारक। इसमें एक एजेंसी द्वारा किए जाने वाले विविध कामों की तकनीकी प्रकृति और देशव्यापी एकरूपता की जरूरत शामिल है। एक कार्यात्मक संगठन के मुकाबले एक बहुल कार्यात्मक संगठन में विकेंद्रीकरण की गुंजाइश अधिक होती है। इसी प्रकार एजेंसी द्वारा किए जाने वाले कामों की तकनीकी प्रकृति विकेंद्रीकरण को अनिवार्य बना देती है, क्योंकि उन सारे कामों को सीधे प्रतिबंधित करने की योग्यता संगठन के प्रमुख में नहीं होती। रक्षा, संचार, परिवहन, योजना आदि कार्यों में देशव्यापी एकरूपता की आवश्यकता केंद्रीकरण का पक्ष लेती है। फोर्थ पॉइंट है बाहरी कारक। इसमें विकास कार्यक्रमों के प्रशासन में जनता की भागीदारी की मांग, राजनीतिक पार्टी और समाहित समूहों का दबाव, तृणमूल स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत और नीचे से नियोजन की मांग शामिल है। ये सभी कारक विकेंद्रीकृत व्यवस्था के पक्ष लेते हैं और प्रशासन में केंद्रीकरण के रुझानों के विरोध में काम करते हैं। फील्ड संगठन के प्रतिरूप। फील्ड संगठन के प्रतिरूप क्या है? तो सबसे पहले विलोबी कहते हैं, FW विलोबी कहते हैं। उन्होंने फील्ड संगठनों को एकल और बहुल में बांटा है, एक और बहुत सारे में बांटा है। इन्हें क्रमशः क्षेत्रीय और कार्यात्मक के नाम से जाना जाता है। एकल या क्षेत्रीय व्यवस्था में एक क्षेत्र के सभी फील्ड कार्यालय एक मुख्य प्रशासक के पर्यवेक्षक और नियंत्रण के अंतर्गत होते हैं, जो स्वयं उनके कार्यों के लिए हेडक्वार्टर को जवाब देते हैं। एकल में क्या होता है? वो हेडक्वार्टर को जवाब देते हैं। ये पद्धति फ्रांस में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो फ्रांस में पाई जाती है, जहाँ एक विभाग स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्षेत्र है में काम करते केंद्रीय सरकार के सभी अधिकारी प्रशासक के पर्यवेक्षक और नियंत्रक में होते हैं। बहुल या कार्यात्मक व्यवस्था में हेडक्वार्टर के अलावा अलग अलग प्रभाग अपने कार्यालयों से सीधे व्यवहार करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर उनके बीच किसी भी पर्यवेक्षक या नियंत्रक प्राधिकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। सेकंड, लूथर गुलिक क्या कहते हैं? उन्होंने 3 प्रकार के फील्ड संगठनों के बीच भेद किया है। पहला है सभी उंगलियां, सेकंड है छोटी बाह लंबी उंगलियां, थर्ड है लंबी बाह छोटी उंगलियां। बाह से आशय है कि क्षेत्रीय कार्यालय से है और उंगलियों से तात्पर्य है कि फायरिंग लाइन पर निम्नतम फील्ड कार्यालय तक जाने वाली संचार की रेखाओं से हैं। और सभी उंगलियों का क्या मतलब है? सभी उंगलियों का मतलब है प्रतिरूप में हेडक्वार्टर फील्ड कार्यालयों को सीधे नियंत्रित करते हैं, कोई क्षेत्रीय उपविभाजन नहीं होता। छोटी बाह लंबी उंगलियां प्रतिरूप में क्षेत्रीय उपविभाजन स्वयं भौतिक रूप से हेडक्वार्टर में स्थित होते हैं। वे अपने संबंधित क्षेत्रों में फील्ड कार्यालय नियंत्रित करते हैं। लंबी बाह छोटी उंगलियां प्रतिरूप में क्षेत्रीय उपविभाजन स्वयं फील्ड में ही हेडक्वार्टर से दूर स्थित होते हैं और संबंधित फील्ड कार्यालयों को नियंत्रित करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।